नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविध्या चैनल में। पिछली क्लास में हमने भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित चर्चा की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन रीजन और भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ये जो भौतिक प्रदेश है वो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है क्योंकि इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ है। जब हमने हिमालय की बात की थी तो हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ है और हिमालय से अनेक नदियों के उद्गम से संबंधित चर्चा भी हमने की थी। तो हिमालय के द्वारा जो अनेक नदियों का उद्गम हुआ, तो ये जो नदियां हैं अपने साथ कुछ अवसाद, कंकड़, मिट्टी आदि को निक्षेपित करती चलती हैं। तो इन नदियों के अवसादों के निक्षेपण के माध्यम से ही उत्तरी मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। कौन से कल्प में हुआ है? चतुर्थ कल्प में हुआ है। और ये बात भी ध्यान रखें कि उत्तरी मैदानी प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश हैं, अगर हम भारत के मैप में देखें तो राजस्थान का कुछ एक भाग, जो कि राजस्थान का हम कह सकते हैं अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो सारा भाग उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और फिर गंगा के मैदान तथा असम का कुछ क्षेत्र जो है वो पूरा भाग उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है जो कि चतुर्थ कल्प में निर्मित है। सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है जो कि 7 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ही उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। और ये जो पूरा रीजन है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे कोई पठार या पहाड़ी क्षेत्र आपको नहीं मिलेंगे, तो ये समतल है तथा यहाँ पर आपको तीव्र ढाल देखने को भी नहीं मिलते हैं। हिमालय में हमने कुछ तीव्र ढालों की भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जो नदी वाले जो क्षेत्र हैं मंद ढाल दिखते हैं। और जनसंख्या, इस जो पूरा रीजन है इसमें जनसंख्या भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई नदियां हैं, आसपास कृषि जो क्षेत्र है वो भी ज्यादा होते हैं, तो उसी वजह से जनसंख्या और कृषि दोनों ही यहाँ पर अधिक हैं। तो ये तो कुछ सामान्य विशेषताएं उत्तरी मैदानी प्रदेश की हो गई। अगर इस पूरे रीजन का देखा जाए तो ये लगभग 3200 किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है, अब 3200 किलोमीटर में है। जैसे हम जानते हैं कि जो राजस्थान का जो अरावली के पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा डेजर्ट एरिया है। तो ये जो डेजर्ट एरिया है, अगर हम उसको नहीं माने, अगर क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन कई जो लोग हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, वो इसे मरुस्थलीय क्षेत्र को अलग से भी मानते हैं और कुछ इसे उत्तरी मैदानी प्रदेश का भाग भी मानते हैं। तो अगर राजस्थान को हम इन्वॉल्व नहीं करें तो ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान के सहित पूरा उत्तरी मैदानी प्रदेश 3200 किलोमीटर के में फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई है। और यहाँ पर भी जैसे हिमालय में हमने पढ़ा था कि पश्चिम में हिमालय जो है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो ये 480 किलोमीटर, जबकि पूर्व में जाते जाते ओनली 150 किलोमीटर। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद है उनका निक्षेपण 2000 मीटर की गहराई तक भी ये अवसादों का निक्षेपण पाया जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। तो ये सामान्य विशेषताएं उत्तरी मैदानी प्रदेश की होंगी। अब उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा राजस्थान के मैदानी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र दोनों आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा सतलज के मैदान। सतलज के मैदान में जो कुछ पंजाब के और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा गंगा के मैदान और चौथा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर अगर हम इस क्षेत्र का वर्गीकरण करें तो 4 भागों में राजस्थान का मैदान हो जाएगा, उसके बाद सतलज का मैदान, गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मैदान की, तो देखिए राजस्थान का जो मैदान है उसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा शुष्क क्षेत्र, एरिड जोन, और दूसरा हो जाएगा सेमी एरिड जोन या अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब ये अगर हम राजस्थान को देखें तो ये हमारा अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में उत्तरी मैदानी प्रदेश आते हैं
और ये भी अब यहाँ पर भी एक इमेजिनरी कुछ लाइंस होती हैं, जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, तो वो एक इमेजिनरी लाइन जिसे 25 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र कहा गया है। दूसरा एक होता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा क्षेत्र। तो इस आधार पर इसे दो भागों में जो बांटा गया है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा क्षेत्र के भी पश्चिम वाला जो भाग है उसे शुष्क क्षेत्र कहा गया है, जिसे मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा गया है। और 25 से 50 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला ये वाला जो रीजन है, इसे राजस्थानी बागर क्षेत्र कहा जाता है। तो राजस्थान के मैदान को बरसात के आधार पर या शुष्कता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो अति शुष्क वाला जो क्षेत्र है वो एरिड जोन, जिसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बागर क्षेत्र, या फिर उसे सेमी एरिड जोन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर बारिश लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर तक होगी और सेमी एरिड जोन में लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ पर नदियों का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है लूणी नदी, और शुष्क टाइम पर अन्य लवणीय नदियों का भी जो है वो पाई जाती हैं। तो ये तो राजस्थान के मैदान से संबंधित कुछ बात हो गई। ये राजस्थान वाला जो जोन है वो यहाँ तक आ जाएगा, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र वाला। दूसरा अगर हम बात करते हैं सतलज के मैदान, तो सतलज के मैदान की हमने बात की ही थी कि पंजाब और हरियाणा में स्थित जो दो आब वाले जो क्षेत्र हैं वो सतलज के मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब दो आब क्या होता है, दो आब यानी जब हम एग्जाम्पल देखें पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब यानी 5 नदियों से मिलकर बना जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए पंजाब का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार जब दोआब की बात करी जाती है, तो दोआब क्या होता है, इस प्रकार अगर जो दो नदियां हैं वो आगे चल के आगे मिल रही हैं, तो उनके जो बीच की जो उपजाऊ भूमि है या उपजाऊ क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। तो सतलज का जो मैदान है वो दोआब क्षेत्र वाला जो एरिया है पंजाब और हरियाणा में, वो इसके अंतर्गत आता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो सतलज के मैदान है वो सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक उत्पादकता किस हिसाब से हम करेंगे कि यहाँ पर हालांकि गंगा के मैदान की तुलना में सतलज के मैदान जो है वो कम क्षेत्रफल में है, लेकिन जो उत्पादकता जो होती है, सपोज 1 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें हमने कुछ बोया तो उत्पादकता उस भूमि की सर्वाधिक होगी, और गंगा के भी अगर 1 हेक्टेयर में हम कुछ बोते हैं तो उत्पादकता इस क्षेत्र की ज्यादा होगी बनस्पत गंगा के मैदान से। लेकिन क्योंकि गंगा का मैदान यहाँ से बड़ा है, इस वजह से उत्पादन सर्वाधिक गंगा के मैदान में होता है, लेकिन उत्पादकता सर्वाधिक किसकी होगी, सतलज के मैदान की होगी। अब सतलज के मैदान के जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा जो पंजाब का क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर 5 जो मुख्य नदियां हैं उनके माध्यम से पंजाब बना था, और बहुत सारे दोआब क्षेत्र थे 5। तो वो 5 दोआब जो क्षेत्र थे, अब भारत में भारत के विभाजन के बाद 2 मुख्य दोआब क्षेत्र हैं और कुछ अन्य मैदानी प्रदेश भी हम देखते हैं। तो देखिए, भारत में ये एक महत्वपूर्ण नदी है ऊपर, रावी नदी, और एक नदी है व्यास नदी, देन सतलज नदी, घग्गर नदी और यमुना नदी। इन 5 नदियां, इन 5 नदियों के आधार पर हम सतलज का जो मैदान है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देखेंगे। तो रावी और ब्यास, इन 2 नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो कहलाता है बारी दोआब। तो ब से हो जाएगा व्यास और रावी का री मिलाकर बारी दोआब बना है, जो कौन सी 2 नदियों के द्वारा के बीच का क्षेत्र है, रावी और ब्यास नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है। इसी प्रकार ब्यास और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बिस्त दोआब कहलाता है। तो बारी दोआब और बिस्त दोआब ये तो भारत के अंदर है, महत्वपूर्ण ये दोआब हो जाएंगे। अब एक और आप याद रखिए कि जो सतलज नदी है और जो ये घग्गर नदी है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी है, तो ये सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो मैदानी प्रदेश है ना, उसे कहा जाता है मालवा मैदान। मालवा के पठार अलग हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर सतलज नदी और घग्गर नदी के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है मालवा का मैदान, और इसी प्रकार सतलज और यमुना नदी, घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है हरियाणा भिवानी बागर क्षेत्र। तो ये कुछ
मैदानी प्रदेश जो कि सतलज नदी के अंतर्गत सतलज के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, एक हो जाएगा बारी दोआब, बिस्त दोआब, मालवा मैदान तथा हरियाणा भिवानी बागर। अब जो पंजाब का जो शिवालिक क्षेत्र के पदेन वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर अत्यधिक अस्थायी धाराओं के कारण कई बार खड्डों का निर्माण हो जाता है, जिसे चौ कहा जाता है। ये भी सतलज के मैदान में कई बार पूछ लिया जाता है कि चौ क्या है, तो वो ध्यान रखें कि अस्थायी धाराओं के कारण जो खड्डों का निर्माण होता है उसे चौ कहा जाता है। अब जैसे कि हमने बात करी कि पंजाब में 5 नदियों के द्वारा दोआब क्षेत्र जो है विभिन्न निर्मित होते हैं, तो ये कौन कौन सी नदियां हैं ये भी आपको अगर पता हो तो देखिए, सबसे ऊपर ये बहती है सिंधु नदी, फिर झेलम नदी जो कि पाकिस्तान में है, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो हमने अभी रावी, व्यास और सतलज की बात की कि रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र है, बारी दोआब। इसी प्रकार ब्यास और सतलज के बीच में है बिस्त दोआब। सिंधु और झेलम नदी, इन दोनों के बीच का जो दोआब प्रदेश है वो कहलाता है सिंधु सागर दोआब प्रदेश, और झेलम और चिनाब नदी के बीच का दोआब प्रदेश कहलाता है छाछ दोआब। चिनाब और रावी नदी के बीच का दोआब रचना दोआब या रचना दोआब कहलाता है। तो इसे याद करने की आप ट्रिक कुछ भी बना सकते हो। ये दोआब प्रदेश हैं, तो बीबा, रिझासी, बीबा के कपड़े कोई भी पहनेगा तो क्या बनेगा, रिझाएगा, तो बीबा, रिझासी करके आप इस ट्रिक को दोआब प्रदेशों को याद कर सकते हैं। तो ये तो दो महत्वपूर्ण राजस्थान के मैदानी प्रदेश और सतलज के मैदानी प्रदेशों के बारे में बात की। नेक्स्ट है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान मुख्य रूप से यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल में फैले हुए मैदान हैं, और गंगा का जो मैदान है वो भारत का सबसे बड़ा मैदान है, और यहाँ का जो ढाल है वो मुख्यतः गंगा नदी के आधार पर ही उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है वो इस प्रकार से गंगा का ढाल रहता है, तो ये उत्तर पश्चिम से क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल होगा। गंगा के मैदान के अनेक प्रादेशिक नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इसके कुछ प्रादेशिक नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि रोहिलखंड, मिथिला, मगध, बारिंद और रार। अभी कौन कौन से क्षेत्र वाले जो भाग हैं उन्हें प्रादेशिक नाम दिए गए हैं। तो यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर गंगा वाला जो क्षेत्र है उसे कहा गया है रोहिलखंड। तो यूपी के पश्चिमी भाग में कहा गया है इसे रोहिलखंड का क्षेत्र। जो लखनऊ वाला जो एरिया है वहां पर इसका प्रादेशिक नाम है अवध के मैदान या अवध का क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा, जो गंगा नदी जो बिहार में जो बहती है, तो ये गंगा नदी का जो उत्तर का जो भाग है वो कहलाता है मिथिला, और गंगा नदी के दक्षिण का भाग बिहार में क्या कहलाता है, मगध। तो मिथिला और मगध कहाँ पे आ जाएगा, बिहार में प्रादेशिक नाम हो जाएगा। मिथिला बिहार में गंगा के उत्तर में, और मगध बिहार में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में। इसी प्रकार जो बारिंद है, जो कोसी नदी जो है बिहार में, और एक महानंदा नदी, इनके बीच का क्षेत्र जो होता है वो बारिंद कहलाता है। और यहाँ पर है स्वर्ण रेखा प्लस दामोदर नदी, पश्चिमी बंगाल में, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है वो रार क्षेत्र कहलाता है। तो ये गंगा के जो मैदान है वो महत्वपूर्ण प्रादेशिक नाम महत्वपूर्ण है इसके। इसी प्रकार गंगा के मैदान को वैसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा, ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो गंगा नदी है उसे ऊपरी गंगा, फिर मध्य गंगा तथा निचली गंगा, इन 3 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। चौथा हो जाएगा हमारे पास ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है बहुत ही संकरा मैदान है। ये मुख्यतः जो असम वाला जो क्षेत्र है ना, वैसे तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र आगे जाके डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर हम बात करें तो सबसे सकरा मैदान है, जो कि असम के धुबरी से सादिया तक 650 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी जो क्षेत्र है, यहाँ पे पानी अधिक होने के कारण ये क्षेत्र चावल और पटसन के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के आधार पर ही इसका ढाल होगा। तो ये जो ढाल है वो कहाँ होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल हो जाएगा।
तो ये 4 महत्वपूर्ण मैदान जो हैं वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़े। सबसे पहले हमने राजस्थान के मैदान पढ़े, फिर सतलज के मैदान, उसके बाद गंगा के मैदान और चौथा हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब कई बार जियोग्राफिक डिवीज़न अगर हम देखते हैं इन मैदानी क्षेत्र का, तो उस आधार पर भी इन मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बाँट सकते हैं। तो ये एक और अब अगर हम बात करते हैं संरचना के आधार पर, तो उस आधार पर भी उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बाँट सकते हैं। वो 4 भाग कौन-से हो जाएँगे? भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब ये क्या-क्या है? तो सपोज़ ये हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है या पर्वतीय प्रदेश जो है वो इन पर्वतीय प्रदेशों से नदियाँ का उद्गम होता है और नदियाँ जो है वो क्या होगा भाई, डायरेक्ट पहाड़ से नदियाँ नीचे की ओर ही आएँगी, कोई अलग से कोई फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही जो ये नदियाँ हैं वो नीचे की ओर आती हैं। और जब भी नदियाँ जो हैं वो नीचे की ओर आती हैं, अपने साथ बड़े-बड़े जो कंकड़ पत्थर या जो अवसाद है उन्हें लेकर आती हैं। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसका जो पदेन भाग होता है, जो निचला भाग होता है, जहाँ पर अनेक बड़े-बड़े जो होते हैं पत्थर जो हैं या बड़े-बड़े जो कंकड़ हैं या अवसाद जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वही कहलाते हैं भाबर। तो पर्वत के पदेन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? भाबर। सपोज़ ये पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ से नदियाँ आईं और नदियों के ये पर्वत का जो पदेन क्षेत्र है वो लगभग 8 से 15 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर बड़े-बड़े अवसाद जो हैं वो पाए जाते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। अब इन बड़े-बड़े अवसादों के कारण क्या होगा? ये लगभग कितने 8 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाएँगी। अब इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो भाबर क्षेत्र कभी भी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब क्या होता है कि इन बड़े-बड़े अवसादों के कारण नदियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी क्या हो जाती हैं, हम कह सकते हैं कि अनियमित हो जाती हैं। तो अनियमित होने के कारण कुछ क्षेत्र में दिखाई देती हैं, कहीं नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर नदियाँ जो हैं आगे चल के क्या हो जाएँगी? थोड़ी अनियमित हो जाएँगी और अनियमित जो नदियों की धाराएँ जो दिखाई देती हैं, भाबर के आगे का क्षेत्र जो कि लगभग 15 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, जो अनियमित होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र, जो कि गहन वनस्पति के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए तराई वाला जो क्षेत्र होता है वो उपयुक्त होता है, जबकि भाबर का क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये वाला जो अगला भाग हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? तराई क्षेत्र कहलाएगा। पदेन भाग जो है पहाड़ी का वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था तथा भाबर था। दूसरा भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो जहाँ पर अनियमित जल प्रवाह होता है, वो गहन वनस्पति के लिए उपयुक्त होता है। उसके आगे जब आगे चल के फिर एक प्रॉपर नदी का निर्माण होगा और ये नदियाँ जो हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं और कई बार बाढ़ आने के कारण या अधिक जल के कारण जल जो है कुछ नए जलोढ़ जो क्षेत्र बनते हैं उन्हें तो कहा जाता है खादर तथा पुराने जो जलोढ़ अवसाद होंगे उन्हें कहा जाएगा बांगर। तो ये नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके चलेंगी और नदी के जो किनारे दोनों ओर कुछ अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं। अब जब नए अवसाद आते हैं तो जो पुराने अवसाद हैं वो पीछे की ओर ढकेल दिए जाते हैं। तो जब भी पुराने अवसादों की बात हो तो पुराने अवसाद नदी से थोड़ी दूरी पर होते हैं, उन्हें कहा जाता है बांगर। और क्योंकि वो बाद में और निक्षेपित होते जाते हैं तो उनकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है, तो बांगर की ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है और ये पुराने जलोढ़ अवसाद होते हैं जो नदी से थोड़ी दूर स्थित होते हैं। खादर क्या कहलाते हैं? नए जलोढ़ मैदान होंगे जो कि उस नदी के पास में ही स्थित होंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें, संरचना के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण, भाबर पर्वत के पदेन क्षेत्र में, तराई भाबर के आगे अनियमित जल प्रवाह क्षेत्र में जो कि कृषि के लिए उपयुक्त होगा। अब खादर जो है वो नए जलोढ़ अवसाद होते हैं जिन्हें पंजाब में बेट कहा जाता है तथा बांगर जो है वो पुराने जलोढ़ अवसाद कहलाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने उत्तरी मैदानी प्रदेशों के बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।